रायपुर नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है रीता। हाँ, नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चलिए गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ही चला जाऊंगा, ठीक है ना? ले आऊंगा, चलो अब। अगली सुबह हरी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल चला गया। हरी एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर करा रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओ हो। हरी बंदर के पास, काश तू बोल, तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहाँ एक साधु आ पहुँचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है। लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको। ओम इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। बंदर उठकर खड़ा हो गया। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और अजाब, मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। अच्छा, ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूँगा, उन बंदरों के साथ रहकर अब तुमसे बातें करूँगा जी भर के। बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से मनीष कह पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो, घर चलते हैं। तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? हरी पूरी घटना रीता को बताने लगा। क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष है। हरी ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या? अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ, रीता आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। मनीष की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे मनीष अनिता के काम में हाथ बटाने लगा। मनीष अब हरी का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन मनीष हरी से बोला, हरी, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे मनीष, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? अरे क्या करूँगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा। और क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? हम बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे? क्या बताओ? देखो मनीष, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ, हरी मुस्कुराया और अगले दिन मनीष को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में मनीष ने खेत की हर बात सीख ली। अब वो हरी का सच्चा मददगार बन गया था। हरी, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। मनीष, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ, मनीष की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या हरी के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैं
मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है, पहली बार मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेके तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस हरी की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है, बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससरा हरी ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है मोहन, उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरी मेरे कदमों में होगा, देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरी और मनीष जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी रीता जी को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। अरे रीता, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन बिन और भी बढ़ती जा रही है। हरी, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरी ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने रीता को ध्यान से देखा। हरि राम, देखो इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है, अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। हाँ नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरी का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरी घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो रीता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया, तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। हरी सिर झुकाए बैठा था। तभी मनीष तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरी, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? है? हरी को ये बात ठीक लगी। उसी शाम मनीष को साथ लेकर भाई केशव के घर गया। ओ हो हरी, तो भाई आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया, रीता की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया, अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है, अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? हरी कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरी, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे मनीष, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों मोहन के घर पहुंचे। मोहन ने हरी दरवाजा खोला और हरी को देखकर चौंक गया। ओ हरी, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी रीता बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे हरी ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेचने ही नहीं देता। मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांग में चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो ये है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है। 2 बीघा? अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले यहाँ से, भाग यहाँ से। कैसे भाई है तुम्हारे हरी, एक भी मदद का तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं। तो आप क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? मतलब ही अपना पराया कुछ नहीं देखते। हाँ, मजबूरी है मनीष, मैं नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन हरी और मनीष जमींदार की हवेली में जा पहुँचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था हरी, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक, जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकर में चलता था, अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ऐ जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? देख भाई, बकवास बंद कर, तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया हरी, बताओ क्यों आए हो? क्या बताएं, आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो, ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा।
अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है। मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? हरी मनीष के साथ घर पर आ पहुंचा और मनीष तुरंत वहां से चला गया। शाम तक मनीष लौट कर नहीं आया। हरी और रीता की चिंता बढ़ने लगी। मनीष अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही मनीष वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे मनीष, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। मनीष ने वो जड़ी बूटी रीता को दे दी। कुछ देर बाद रीता की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। रीता, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और मनीष, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि रीता के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हमजा, हाँ, इतनी जल्दी आ गया ना? हाँ। लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने, जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरमित्र, मनीष तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरी, मनीष और रीता ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया। कुछ ही और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। दिनों में हरी के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गाँव वाले अरे देखो रे देखो, हरी के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हा, हमारी फसल तो अभी जामी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी रीता, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। सच। कुछ दिनों बाद हरी की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गाँव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। हरी जपो राम, नाम बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया। हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है मनीष वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिनसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। हरी और मनीष ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिनसर, रज्जो, सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। अरे भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी से बोला, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक। हरी ने सबके कर्ज चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक कि करना क्या है। अब बहुत हो गया। अगर ये हरी ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली है? अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, हरी को मिटा दे जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। हरी खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे मनीष, देख तो ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक मनीष एक ओर हट गया। पति पत्नी तभी वहाँ जमींदार और नीरज आ पहुँचे। के हाथ में लंबा बर्छा था। हरी झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही नीरज ने हरी की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन हरी पर नहीं, मनीष पर। नहीं,
ये क्या किया तूने? सच तो ये था कि मनीष को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। इस मूर्ख बंदर ने तो हरि के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। जमींदार अविश्वास भरी नजरों से घायल मनीष को देखने लगे। जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार मनीष की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरि को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरि को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर। रुक जा। मनीष के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। मनीष ने अपने मित्र हरि को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया, जिसने मनीष को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने मनीष को हरि की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और नीरज की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और नीरज, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुले आम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर नीरज और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरि की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और मनीष का साथ यही तक लिखा रही। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथ मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन मनीष ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते मनीष ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना हरि। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहाँ से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से मनीष के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था, देवता, हरि का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसमें अपनी जान दे दे और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से मनीष की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया, जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। मनीष, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है। जो बिना शर्त प्रेम एक जानवर हो सकता है, जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।